लंबे समय बाद हम एक ऐसी दिवाली मनाने जा रहे हैं जिनमें लगभग सब लोगों के चेहरे पर थोड़ी चमक है, थोड़ी रौनक है, थोड़ी खुशी है। जी हाँ, और उसकी वजह यह कि पिछले एक साल में जिस तरह की बेहतरीन रिकवरी इकोनॉमी में आई है, जिस तरह के बेहतरीन प्रदर्शन बाजार करते हुए दिखे हैं और जिस तरह से कारोबार में सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आ रहा है, उससे थोड़ी खुशियां लौटती हुई दिख रही है। ये खुशियां कितनी टिकाऊ है और इस दिवाली से अगली दिवाली और आने वाली कई दिवालियों तक कैसा रहेगा मूड माहौल, जानने की कोशिश करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के जनक रामदेव अग्रवाल सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपको, पूरे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के परिवार को, आपके सारे क्लाइंट्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अनिल, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द व्यूअर्स ऑफ जी बिजनेस, उनको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वैसे तो हमेशा शाइन करते हैं, चमकते हुए दिखते हैं, खुश भी रहते हैं, बाजार ऊपर हो या नीचे, और आप कई बार कहते हैं भी मैं तो देखता भी नहीं कि सेंसेक्स और निफ्टी कहाँ है, लेकिन आज विशेष चमक दिख रही है सर। पिछले एक साल पहले दिवाली पर शायद ऐसा मूड माहौल नहीं रहा होगा जैसा आज हमें, काफी बदलाव है, राइट सर? बहुत बदलाव है और ये बदलाव मेरे ख्याल से काफ़ी लॉन्ग टर्मिश है। मतलब कुछ भी हो सकता है, बाजार में प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन दो तीन चीज़ें हो रही हैं जो बाजार के बदलाव का थोड़ा लॉन्ग टर्म बदलाव हो रहा है, एटलीस्ट 2-3 साल का। एक तो क्या है, रिटेलाइजेशन, मतलब जो नंबर ऑफ बुल्स इन द मार्केट, जो समझ लीजिए आप मार्च 3 साल पहले करीब समझ लीजिए आप 25-30 मिलियन रहे होंगे, वो अभी 70 मिलियन हो गए। हर महीने 30 लाख लोग आ रहे हैं बाजार में, हर रोज करीब 1 लाख नए कस्टमर्स आ रहे हैं। सो ये जो बदलाव है आपके पास, सो ये बहुत बड़ा बदलाव है और इससे पार्टिसिपेशन डीप होगा और मतलब एक स्ट्रक्चर मार्केट का बहुत बदल जाएगा। जो आईपीओ मार्केट्स और जो 2-3 महीने के लिए खुलते थे, वो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी लंबे समय के लिए खुला रहेगा और इससे बहुत स्ट्रक्चरल बदलाव आएगा इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका इक्विटी एलोकेशन जो है सबके पोर्टफोलियो में, वो बदल जाएगा। जैसे पहले 5% होता था, यदि 6-7% भी हो गया पूरे सेविंग्स का, तो वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है बाजार में। दूसरा ये कि कॉर्पोरेट्स को जब वैल्यूएशन मिल रहा है, चाहे वो स्टार्टअप स्टेज में हो, चाहे मिड स्टेज में हो, चाहे आईपीओ स्टेज पे हो और या फिर वर्किंग स्टेज पे हो, तो उनको जो अर्निंग से जो एक किक मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल, तो कोई भी कॉर्पोरेट का कंप्लायंस हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप, पर्टिकुलरली अनलिस्टेड कॉर्पोरेट्स जो जिनका कंप्लायंस वाज लिटिल लोअर और स्लैक, उनका कंप्लायंस बहुत टाइट हो गया है। तो अभी आज के दिन में ऐसा लगता है मुझे कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो ये है बिहेवियर है, वो भी बहुत बदलेगा, काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंट रहेगा और उससे सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तीसरा ये है कि आपका फिक्स्ड इनकम पूरा कोलैप्स हो गया है। अब मतलब 4-5% आपको फिक्स्ड डिपॉजिट मिल रहा है, उससे भी कम, तो आपको अल्टरनेटिव भी बहुत कम है। तो ऐसे 3-4 बड़े लॉन्ग टू मीडियम टर्म काइंड ऑफ फोर्सेस हैं जो बाजार को काफ़ी वार्म रख सकते हैं। एंड ऑफकोर्स अल्टीमेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। सो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही रिवाइवल साइकिल में है। सो ये चारों फैक्टर मिला के मुझे लगता है कि हम अच्छे दिवाली में, हमारा पीछे दिवाली से ये दिवाली बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ से अगला दिवाली इतना बड़ा तो नहीं हो सकता जितना बड़ा अभी हुआ है, लेकिन यू नेवर नो। बिल्कुल। और आप तो सर हमेशा से कहते हैं कि हम तो कंपनियों की कमाई के गुलाम हैं और बैलेंस शीट देखकर ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी अच्छी है खराब, और कमाई की बात आपने कही है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपने की, हर रोज 1 लाख नए इन्वेस्टर्स, 30 लाख नए निवेशक हर महीने बाजार में उतर रहे हैं। ये नए निवेशक पिछले 1.5 साल में कुछ तो फ्री रहने की वजह से कि लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था तो चलो बैठे बैठे स्टॉक मार्केट ही ट्राई किया जाए, कुछ ये कि भाई पैसा यहीं बन रहा है सिर्फ, तो वो भी एक रीजन था। इन लोगों ने अभी तक मंदी देखी नहीं है। पहला थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, सैंपल पिछले हफ्ते नजर आया है, तो क्या सलाह देंगे इन नए निवेशकों को जिन्होंने अब तक एक तरफा तेजी देखी है? अभी देखिए, ये तो सीखेंगे खुद ही, अपने जो भी उनके पोर्टफोलियो में होगा उससे ही ज़्यादा सीखेंगे वो, हमारे बोलने से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि स्पेकुलेशन से दूर रहें, जितना ज़्यादा इन्वेस्टिंग सीखें वो अभी अर्ली स्टेज में, तो इनकी लाइफ बहुत लंबी है। यदि मान लो आप स्पेकुलेशन करें 6 महीना, 8 महीना, 12 में बर्न आउट हो जाएंगे आप। सो बेसिकली इट बिकम्स देन ऑलमोस्ट सम काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग टाइप थिंग।
लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे, आप इन्वेस्ट करना सीखेंगे धीरे 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 धीरे। अभी लाख रुपए चालू किए, 50,000 रुपये चालू किए, आप यंग हैं, 25-30 साल के हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और आपका लंबा जो सेविंग्स होगा उससे आप बहुत बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इस मार्केट में, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो यू हैव टू ब्रिंग, नए इन्वेस्टर को चाहिए कि भाई वो पेशेंस लेके आएँ और स्पेकुलेशन के बदले में इन्वेस्टिंग करें। स्पेकुलेशन भी करें तो बहुत बहुत सोच समझ के करें, बहुत लिमिटेड ढंग से करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो जितना लंबा व्यू, जितना इन्वेस्टमेंट का नजरिया, उतना मुनाफा बड़ा और श्योर कमाने के चांसेस बढ़ेंगे आपके लिए। आपने कंपनियों की कमाई की बात की, क्या आप ये कहेंगे सर, आपका तो इतना लंबा अनुभव है कई दशकों का, क्या जो 2003 से 2008 के बीच में हमने कंपनियों की कमाई दमदार देखी थी, कई कई गुना होती दिखी, वैसे ही 4-5 साल का कंपनियों की कमाई का बूम, वैसा ही पीरियड फिर से आता हुआ दिख रहा है? और क्या पिछले बार के मुकाबले में इस बार कंपनियों की बैलेंस शीट ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है सर आपको? भाई देखिए, 2003 से 2008 में तो 2-3 साल तक मालूम ही नहीं पड़ा। पहले फर्स्ट 2 साल तो मतलब कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि इतना बड़ा बुल रन है। फिर उसके बाद समझ में आया कि ये सस्टेन्ड है, एंड देन कमोडिटी एंड रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब एक के ऊपर एक चढ़ते गए। तो इस बार भी क्या होता है कि जहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग्स आता है तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ जाता है। और इस बार तो क्या है, टैक्स कलेक्शन आपका जीएसटी और डायरेक्ट दोनों बहुत जोर से बढ़ने वाले हैं। अच्छा, उसके ऊपर से क्या है, आपको फिस्कल डेफिसिट भी 6-6.5% की बात करें तो गवर्नमेंट के जेब में बहुत पैसा आने वाला है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी कारण से मुझे लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिवाइवल जो है बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिवाइवल और रिटेल पार्टिसिपेशन, ये दोनों मिलके मतलब कैसे कहानी बनी देखना पड़ेगा, बट बहुत बुलिश लगता है माहौल। ठीक बात है। टू लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 साल का कहानी अच्छा लगता है। हाँ, ठीक बात है। तो 2-3 साल की बड़ी कहानी बनती दिख रही है, लेकिन क्या ऐसी ही बड़ी कहानी रियल एस्टेट में भी बनती हुई दिख रही है और रियल एस्टेट शेयरों में भी? क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं, जो डेटा आ रहे हैं पिछले 4-6 महीनों के, बड़ी जबरदस्त घरों की बिक्रियां हो रही हैं सर। इस सेक्टर पर जरा अपनी राय दें। हाँ, तो ये क्या 10-12 साल के बाद रिवाइव हो रहा है, और जो हाउसिंग डिमांड है वो तो क्यूमुलेटिव ढंग से बिल्डअप होते ही आ रहा था। जिन्होंने घर नहीं खरीदे उनको घर खरीदना ही था। अच्छा, रेट जो है कम हो गए हैं और सबकी इनकम बढ़ गई है, सेविंग्स भी है। इंटरेस्ट रेट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका मॉर्गेज रेट्स 6.5-7% की बात कर रहे हैं आप। तो उसके कारण से क्या अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स इज हाईएस्ट। आई मीन पारिक साहब बोलते हैं कि भाई अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स इज एट 50 ईयर्स हाई। सो उसका इफेक्ट तो आना ही है मतलब आपके इसमें रियल एस्टेट डिमांड में। अच्छा, रियल एस्टेट में खासियत क्या है, उसके पीछे बहुत कुछ चलता है, बिकॉज ये सबसे बड़ा बजट होता है घर के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में। रोटी कपड़ा मकान में, मकान का सबसे बड़ा टिकट साइज होता है, करोड़ों रुपए का होता है एक मकान। तो उसके साथ में बिकता है सीमेंट, स्टील, कारीगर, टाइल्स, पेंट्स, फैब्रिक, सब कुछ बिकता है उसमें। तो ड्यूरेबल मिक्सी और किचन इक्विपमेंट सब आते हैं। तो उसी कारण से क्या है, यदि रियल एस्टेट रिवाइव किया तो वो फिर 2003 से 2007 जैसा माहौल हो सकता है, और ये बहुत साल के बाद आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा फोर्स हो सकता है कि आपको इकोनॉमी में उसका इफेक्ट दिखे। एक और जो बड़े बूम वाली स्पेस रही है सर, वो है कमोडिटीज। ग्लोबली भी और हमारे यहाँ भी कमोडिटीज के दाम बड़े तेजी से बढ़े हैं। अब थोड़े थोड़े फिर से ठंडे भी होने लगे। आपका क्या व्यू है कमोडिटीज को लेकर, स्पेशली मेटल्स, केमिकल्स, ये सारे जिनसे इतनी बड़ी तेजी हुई है? क्या अब रुकने थमने का वक्त है? कच्चे तेल पर भी आपका व्यू, एक व्यू में जानना चाहता हूं सर। ये एक चीज है, चाइना सी 2003 से 2007 में चाइना का राइज था। आई मीन चाइना वाज स्लिपिंग एंड सडनली चाइना बिकेम $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन। तो ऐसा जो राइज ऑफ चाइना था, दैट हैपन बिटवीन 2003 to 2008 बिग वे। उसके बाद चलते रहा, और उसी के चलते चाइना का जो कंजम्पशन जो है वो भी बहुत बढ़ गया। अब जो ऐसा लग रहा है कि चाइना स्लो डाउन हो रहा है। चाइना ग्रोथ जो है लास्ट ईयर 6% था, इस बार अभी 4-5% की बात कर रहे हैं। फिर हो सकता है कि 2-3% हो जाए, फ्लैट हो जाए। तो उससे कमोडिटी कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर काफ़ी अंतर आ सकता है, ऐसा मेरा समझ है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सप्लाई साइड में बहुत ज़्यादा कंस्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हुए नहीं है, और लास्ट 2 साल में तो बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं हुए, और पीछे 8-10 साल में भी थोड़ा कमोडिटी की हालत ख़राब थी। उसी कारण से इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। उसी कारण रियल चैलेंज इज़ नॉट द डिमांड, रियल चैलेंज इज़ द सप्लाई। तो उसके चलते हो सकता है कि ये पूरा दशक, मतलब अगले 8-10 साल शायद हो सकता है कि कमोडिटी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली हायर हो कंपेयर टू लास्ट डिकेड। तो कमोडिटी प्राइसेस में उतार चढ़ाव के बीच मजबूती रहने की संभावनाएं पूरी है।
लेकिन मजबूती एक और जगह खास तौर से दिख रही, वो है नए जमाने के बिजनेस जो आजकल हम कहते हैं डिजिटाइजेशन की वजह से, या फिर एकदम वो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न्स और उसके बाद लिस्टिंग वाले आइडियाज। आप वैसे डाई हार्ड फैन रहे हैं डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स के, डिविडेंड यील्ड आप हमेशा देखते हैं, कहाँ एक तरफ डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक और कहाँ लॉस मेकिंग कंपनियां, लेकिन उनमें भी इन्वेस्टर्स बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं इस तरह की थीम्स के बारे में, क्या विचार है सर आपके? सीखना पड़ेगा अनिल। ये जो सेगमेंट जो है ना, जो एसेट लाइट लेकिन हाइपर ग्रोथ कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज, ये इनका सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस आर न्यू बिजनेस मॉडल्स। और ये जो है ना, दे आर ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं या जो भी नॉन बिजनेस हैं, उसमें ये लोग सॉफ्टवेयर और डिजिटल जो रीच है इंटरनेट का, वो कंबाइन करके जो बिजनेस कर रहे हैं, उसी कारण से इसमें क्या है, स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत रैपिड स्केलेबिलिटी है। एक तो ये कंपनी वेल फंडेड है, दूसरा ये है कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है इनके लिए, तो 4-5 साल में ये बहुत ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं यदि सक्सेसफुल हैं तो। और सक्सेसफुल कंपनी ही आ रही हैं बाज़ार में, अभी जो आ रही हैं, जो IPO कर रही हैं, वो काफ़ी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उनके रेवेन्यूज़ हैं, ग्रॉस मार्जिन है, ठीक है लॉस होगा क्योंकि उनका मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कंपनी को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी सस्ती हैं या बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल रही हैं, लेकिन ये कंपनी सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो माहौल बदलेगा, थोड़ा नज़रिया बदलेगा, उनसे बातचीत होगी, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, फिर कहीं कहीं समझ में आएगा, थोड़ा करेक्शन भी होगा बाद में लिस्टिंग के बाद। तो लेकिन ये स्पेस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक तो ये चीज सीखनी है मैम, मुझे एक चीज और भी सीखनी है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो इतना माहौल बना हुआ है, उसमें आगे क्या होगा। तो हमारे लिए तो बड़ा आसान काम है, आप जहां सीखें, जैसे पढ़ाई करें। हमारे लिए तो एक सिंपल सी बात है सर, एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी बना दें उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट आ गई, हम पढ़ लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसके साथ ये नए बिजनेसेस के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्पेस जो इतनी बजिंग है आजकल, हर स्टोरी में कहीं कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नाम आ जाता है, उसे कैसे देख रहे हैं सर आप? खैर, अब तो ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो रियलिटी है अब, मतलब अगले 5 साल 10 साल 15 साल किस स्पीड से आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एक्सपेंसिव है और इंडियन मार्केट जो अभी भी मतलब आपको कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल्स के लिए वेट कर रही है। तो क्लियरली थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्लो होगा यहाँ पर ट्रांजिशन। इवन अमेरिका में भी ट्रांजिशन स्लो है, अमेरिका में ट्रांजिशन कोई ओवरनाइट नहीं हो रहा है। और दूसरा ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं ऑटोमोटिव में, चाहे कार में हो, चाहे मोटरसाइकिल में हो, स्कूटर्स में हो, वो भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पीपल आर टेकन बाय सरप्राइज, सबको मालूम है क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्योर प्ले इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जिस दिन भी प्रॉफिटेबल होंगी, उनके प्रोडक्ट यदि कंज्यूमर ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली दे विल मेक लॉट मोर मनी। जैसे आप टेस्ला है, टेस्ला कंपेयर टू फोर्ड और आइशर और फोर्ड और क्राइसलर और मर्सिडीज, इनके सामने अभी पूरा दुनिया का ऑटोमोटिव कंपनी एक तरफ और टेस्ला का मार्केट कैप एक तरफ, एक $1 ट्रिलियन और बाकी सबका $1 ट्रिलियन भी नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम ओल्ड IC इंजन टू EV इंजन्स, EV कंपनीज, ये यहाँ भी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो जिसके पास लेगेसी ना हो और प्योर प्ले इलेक्ट्रिक कंपनी हो। तो ऐसा लिस्टिंग में तो कुछ है नहीं अभी, लेकिन जैसे आएगा उसके हिसाब से फिर देखेंगे। इसमें अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो IC इंजन टू इलेक्ट्रिक, ये पूरा लैंडस्केप चेंज करके जाएगा। ठीक बात है। अच्छा सर, एक आपकी फेवरेट स्पेस हमेशा से रही, जिस पे आपका भरोसा भी रहा है, वो है बैंक्स और NBFCs। क्या इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ ये स्पेस अब भी एक बढ़िया निवेश का मौका दे रही है? हाँ, एक्चुअली सबसे बड़ी कहानी तो वही है कि भाई आपका फाइनेंशियल सेक्टर में टर्न अराउंड है कि नहीं, बिकॉज दैट इज द हार्ट ऑफ द इकोनॉमी। अब वहाँ पर क्या हुआ कि ऑलरेडी थोड़ा इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा था, थोड़ा सा NPA बढ़ रहा था, उसके ऊपर से कोविड आ गया तो पूरा ही किचन सिंक हो गया पूरा का पूरा। तो उन्होंने बहुत प्रोवाइड किया और गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया, RBI ने बहुत सपोर्ट किया और इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है कि लाइबिलिटी सपोर्ट इतना बढ़िया है अभी सिस्टम में, तो सबका क्लीन अप हो गया और लाइबिलिटी इज एट द लोएस्ट प्राइस। सो नाउ जब इकोनॉमी टेक ऑफ होगा तो आपका एक तो क्रेडिट ग्रोथ आएगा, फिर क्रेडिट कॉस्ट जो है, बैड डेट्स और साइकिल जो वो रिवर्स होगा। सो ये दोनों के चलते मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी एक्सपैंड होंगे और अगले 4, 6, 8 क्वार्टर तक, 10 क्वार्टर तक मुझे लगता है कि बैंक्स एंड NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सब बहुत अच्छा करेंगे। अब वो डिपेंड करता है किसके में कितना दम है।
और तो इसमें क्या पब्लिक प्राइवेट सब अच्छे करेंगे, एक राउंड तो सब अच्छे करेंगे, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद देखेंगे कि भाई क्या क्या बदलाव आया है, कितना प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कौन से मैनेजमेंट कितना डिलीवर कर सकें। बट मेरे लगता है ये आई थिंक नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स विल बी गोल्डन पीरियड फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, तो फाइनेंशियल सेक्टर में बिल्कुल जो आपके भी वो सारे कारोबार आ जाते हैं, चाहे वो ब्रोकिंग से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड हो, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सब के सब बहुत ही बेहतरीन रहने वाले। सर एक और स्पेस है जिस पर शायद अगले 2-3 महीनों में बड़ा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखे बाजार का, वो है सरकारी कंपनियां। डाइवेस्टमेंट प्लान सरकार के शायद तेजी से पकड़ते हुए नजर आए। डाइवेस्टमेंट को लेकर और साथ ही साथ सरकारी कंपनियों को लेकर आपका क्या व्यू है सर? इसमें क्या है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, सरकारी एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आपको मालूम है जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसके बराबर में नहीं आ सकती। अदरवाइज ये कंपनीज तो सब गोल्ड माइंस हैं, मतलब सबका मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, ये पैसे भी कमाते हैं, प्रॉफिट भी है, डिविडेंड भी देते हैं, लेकिन एक जो अस्थिरता होती है पॉलिसीज़ में या मैनेजमेंट में या सो वो उसके चलते जो है इनके मल्टीपल्स बहुत कम रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेटाइज होते आएगा तो जो नई प्राइवेटाइज हुए हैं और जिनको प्राइवेटाइज होना है उनकी भी कीमत बढ़ेगी। तो क्लियरली जैसे भी इसमें मोमेंटम आएगा डाइवेस्टमेंट में, जैसे आप एयर इंडिया एकदम डिटरमिनेट होकर गवर्नमेंट ने भेज दिया, ऐसे ही जो उनके जो भी जो 2-4 बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एकदम रैपिडली यदि करते जाएंगे, मतलब हर क्वार्टर में एक ऐसा एक धीरे धीरे मशीन बना के यदि करते रहे वो, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो नीचे क्या जाएगा, यहाँ से तो जितना पेसिमिज्म है वो है प्राइस में, यहाँ से मतलब जो यदि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आएंगे उनके, वो तो आएंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, इकोनॉमी अच्छा करेगा तो सब कंपनी अच्छी करेंगे, तो पी मल्टीपल इसे तो जा नहीं सकता नीचे। तो मेरे को लगता है कि इट इज़ अ वेरी फेयर बेट टू हैव PSU कंपनीज इन द पोर्टफोलियो। ये इंटरेस्टिंग बात बताई। चलिए PSU कंपनी आप पोर्टफोलियो में रख भी सकते हैं, लेकिन अब सब अच्छी बात की है सर, हमने 1-2 रिस्क फैक्टर भी आपसे समझना जरूरी है कि कितने खतरे हैं बाजार में। पहला अमेरिका से जो डर है कि भाई अब टैपरिंग शुरू हो जाएगी, ब्याज दरें कभी भी बढ़ सकती है, क्या ये मूड माहौल खराब कर सकता है उनका भी और हमारा भी? हाँ देखिए, ये क्या है, रिस्क तो वही है अनिल जो अपने नहीं मालूम है ना। नॉन फैक्टर्स तो फिर भी हम प्राइस कर लेंगे, मतलब बाजार में है वो प्राइस में, जैसे आप टैपरिंग की बात कर रहे हैं या इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, चाइना स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़े हुए हैं, सबने पढ़ा हुआ है, तो बाजार का प्राइस में है, मोर और लेस है। उसमें यदि मान लो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए तो क्लियरली मार्केट विल करेक्ट। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मालूम ही नहीं, मतलब यानी जैसे कोविड के बारे में कुछ मालूम नहीं था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, एंड सडनली द होल वर्ल्ड, पूरा विश्व जो है, विश्वव्यापी हेल्थ प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसे जो इस टाइप का रिस्क तो नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, जो डिनाइल है अभी तक, जो जितना इन्फ्लेशन हो गया है और डिनाइल है, मुझे लगता है कि वो इन्फ्लेशन शायद बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, और उसके चलते यूएस में इंटरेस्ट रेट्स जैसे जैसे टेपरिंग होगा ऐसे ऐसे बॉन्ड का डिमांड, बॉन्ड का यील्ड बढ़ सकता है, और यील्ड बढ़ने से फिर जो पूरा जो तमाशा हो रहा है हाई पी मल्टीपल फॉर द इक्विटीज, तो एक तो आपका कैपिटल यूजर और कैपिटल द सेवर का तो पूरा का पूरा खत्म हो गया है, मतलब सेविंग्स करके आपको वेस्टर्न इकोनॉमी में कुछ बनता ही नहीं, मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट है। इनफैक्ट सम प्लेसेस यू हैव टू पे मनी टू कीप द मनी इन बैंक्स, तो वो एक माहौल बदलना चाहिए, वो बहुत अननेचुरल है, वो बदलेगा पक्का। और ये जब बदलाव आएगा, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, तो मेरे ख्याल से जो अभी का जो डिस्काउंटिंग है, जो लिबरल डिस्काउंटिंग है इक्विटी साइड में, वो थोड़ा स्ट्रेस में आ सकता है। लेकिन क्या है, आपका वहाँ पर क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी पिक आउट हो गया है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू GDP पिक आउट हो गया है, और वैल्यूएशन भी पिक आउट हो गया है। इंडिया में क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू GDP अभी रिवाइवल हो ही रहा है, तो हो सकता है ये बदलाव में आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट स्ट्रांग रहा तो यहाँ का पी मल्टीपल यहीं रहे, तो आपको जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो पूरा मिल जाए। तो ऐसा मतलब कैसे माहौल बनेगा मालूम नहीं, लेकिन क्लियरली ये जो इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो बहुत बड़ा रिस्क है। और मेरे ख्याल से दूसरा रिस्क है व्हाट चाइना डज, व्हाट हैपन्स इन चाइना, वो भी एक दूसरा ब्लैक बॉक्स है। तो चाइना और इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ते हुए कमोडिटी के दाम या फिर बढ़ती हुई ब्याज दरों के रिस्क। लेकिन एक और चीज जो सर आपके अनुभव से जानना चाहता हूं, इतने दशकों का आपका अनुभव है, क्या इस मार्केट में कहीं कोई ऐसे यूफोरिया बनने के संकेत हैं, या फिर अभी हम उनसे बहुत दूर हैं, उस लिहाज से डरने की जरूरत नहीं?
देखिए सेलर, देखिए अभी बाजार में क्या है, डिमांड तो आ रहा है। जब तक यदि 1 लाख कस्टमर रोज आ रहे हैं तो डिमांड की कमी नहीं है, एक जान रखिए आप। दूसरा ये कि अभी सेलर कौन कौन है यहाँ पर। एक सेलर है आईपीओ, जो कॉर्पोरेट्स है, वो बहुत अच्छा है, हेल्दी चीज़ है। कंटिन्यूअस कॉर्पोरेट्स को अपने पैसे उठाने चाहिए बाजार में, तो उससे क्या थोड़ा सा पानी पड़ता रहता है बाजार में, थोड़ा ठंडकता पड़ती रहती है। दूसरा है एफआई के लिए इंडियन मार्केट इज़ नॉट द ओनली मार्केट, उनके लिए दुनिया खुली हुई है, तो वो हायर प्राइस में बेचेंगे। तो अच्छा, वो 22-23% ऑफ द मार्केट है, तो उनके पास 50-60 लाख करोड़ का माल है, तो वो 2-4 लाख करोड़ का बेच दें अगले साल में, तो वो एक पार्टी स्पॉइलर हो सकता है। तो ऐसा मतलब कैसे होगा माहौल, वो समय देखने से ये आता है। बट यदि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट रिकवरी रही, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रहा, बैंक्स और बहुत जोर से चले, इकोनॉमी में 8-9% की ग्रोथ रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 21-22, मैं बोल रहा हूँ 22-23 में यदि 8-9% यदि ग्रोथ रहा, ये कंटिन्यूस ग्रोथ चला, तो ऑब्वियसली आई थिंक विल हैव वंडरफुल टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, अभी भी यूफोरिया बनने से काफ़ी समय है। तो सर अगली दिवाली तक और आने वाली 3-5 दिवाली तक पैसे बनेंगे ना सर बाजार में? पैसे तो हमेशा ही बनेंगे अनिल। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 1980 से देख रहा हूँ, 100 से मेरे सामने 60,000 हो गए। तो ये 40 साल में तो 15-15.5% बना है। लेकिन क्या इसमें क्रैश भी हुए हैं, करेक्शंस भी हुए हैं, तो पक्का होगा वो, और वो नहीं होगा तो बाजार ही नहीं फिर तो क्या है कि अपना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 15 टका कमाने का, 5 साल में डबल करने का। लेकिन यदि मान लो 12 टका मिला, 10 टका मिला या 25% मिला, तो ये तो मतलब क्या मिलेगा किसको मालूम है। लेकिन आपका अलोकेशन बाजार में रहना ही चाहिए। यदि अलोकेशन नहीं रहेगा तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप। सर हाईएस्ट एलोकेशन इक्विटी में ही होना चाहिए इस तरह के माहौल में, अगर कंपेयर करें फिक्स इनकम से, रियल एस्टेट या फिर गोल्ड से? अनिल, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स। मतलब हर आदमी का एपेटाइट उम्र के हिसाब से या ज़रूरतों के हिसाब से अलग होता है। तो जितना यंगर रहेंगे आप, 25-30 साल के हैं, तो डेफिनेटली यू शुड प्ले इन द इक्विटीज़, यू शुड अलोकेट अ लॉट मोर इन इक्विटीज़। लेकिन आप रिटायर्ड हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, आपको फ्लक्चुएशंस नहीं देखनी है, आपको 5% मिलता है, आपके पास 100 करोड़ रुपया है और 5 करोड़ रुपया आपको इंटरेस्ट आता है, बाकी आपको दुनिया से मतलब नहीं, रिटायरमेंट चल रहा है, तो आप इक्विटी में क्यों तकलीफ करोगे आप? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अपने अपने रिस्क एपेटाइट और रिटर्न की उम्मीद के मुताबिक निवेश करना ज़्यादा ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आने वाला समय आपके लिए अभी भी दमदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सभी दर्शकों को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। और इस खास शो में आज के लिए इतना ही। होगी आपसे फिर मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।